ओके। सो लास्ट क्लास में हमने एक गूगल का वर्किंग मॉडल पढ़ा था कि गूगल किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को सर्च करता है और फिर उस पर किन चीज़ों पे वो काम करता है। जब हम सर्च क्वेरी करते हैं तो रिजल्ट किस तरह से क्रिएट होता है। और हम मैंने आप लोगों को रैग मॉडल का भी थोड़ा सा बताया था कि वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर काम करता है रैग मॉडल। ठीक है, सो इसका एक सिंपल सा मॉडल आप समझ लें। ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का पर्पज ये है कि बज़ाहिर लाइक आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होता कि चैट जीपीटी अगर चैट बॉट है तो क्या काम कर रहा है, और जीपीटी 4 5 बस हमें लगता है कि एडवांस है। ये जेमिनाई को पायलट या परप्लेक्सिटी किस तरीके से काम कर रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को रिजल्ट सेम मिल रहा होता है बट उनकी जो पीछे की वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है। सो हम जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं तो हम अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट, हमारा स्टोर, जो भी हमारा बिजनेस है और जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो एग्जिस्ट करता है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं इन सारे मॉडल्स के लिए, ताकि इन मॉडल्स का जो काम है वो इजी हो जाए और वो इजीली हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सके। सो हमें जब तक इनकी वर्किंग पता नहीं होगी हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर नहीं सकेंगे। तो ये एक रीजन है इन मॉडल्स को पढ़ने का। अदरवाइज हमें इन मॉडल्स के साथ कोई काम नहीं करना है। ठीक है। सो मॉडल्स की वर्किंग हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि कौन सा काम हम कर रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। ठीक है। सो ये रैग मॉडल है बेसिकली हमारे पास। सो हमने देखा था कि रैग मॉडल को जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट दें या कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट देंगे, उसको कोई इमेज देंगे। अच्छा, अब ये चीज भी समझें कि वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर सिर्फ रैग मॉडल्स काम नहीं करते हैं, और बहुत सारे कम और बहुत सारे मॉडल्स भी वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम कोई इमेज देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम कोई इमेज दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसमें कुछ कलर चेंज कर दें, या फिर हम कहते हैं कि हमें इस जैसा कुछ और बनाकर दे दें रेफरेंस के तौर पे। तो अब हमने उसको कोई टेक्स्ट तो लिख कर दिया नहीं है। अगर हमने इसको एक डॉक्टर का इमेज दिया है तो उसमें हमने कहीं भी ये तो लिखा ही नहीं है कि ये डॉक्टर का इमेज है। ठीक है, तो वो उसकी जो प्रोसेसिंग करता है ना, उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वो वेक्टर एम्बेडिंग की प्रोसेस के थ्रू ही करता है। ठीक है। तो वो हम रेग मॉडल में मोस्टली क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट जब उसे देते हैं तो वो टेक्स्ट को चंक्स में तोड़ देता है, लाइक ब्रेक डाउन कर देता है हर एक वर्ड को। और फिर उस वर्ड की, जैसे मैंने कल आप लोगों को वो एक्सेल शीट में बताया था कि किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसे एक कोड असाइन करता है। अगर फ्लावर है तो फ्लावर की क्या कोड होगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या कोड होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको एक कोड असाइन करता है। और उस कोड की बेसिस के ऊपर जो उससे नियरेस्ट कोड होते हैं वो कंपाइल करके फिर प्रिडिक्ट करना करना शुरू करता है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है। तो जब भी हम कोई कोई भी यूजर आके उससे कोई आंसर, ये सब कोई सवाल पूछता है, कोई क्यूरी करता है, तो रैग मॉडल तीन तरह से काम कर रहा होता है। एक, उसके पास वेक्टर का डेटाबेस है, यानी कि वो कोड्स हैं सारे, ठीक है, जो उसने वेक्टर एम्बेडिंग की बेसिस के ऊपर क्रिएट किए हैं या जनरेट किए हैं। दूसरा, उसके पास एक लाइव सर्च है, यानी कि हमारे सर्च इंजन है। ठीक है। और थर्ड, उसके पास एलएलएम भी है। ठीक है, यानी कि एलएलएम के अंदर जो ऑलरेडी डेटा सेव किया हुआ है उन्होंने, यानी कि ऑलरेडी जो फीड करवाया हुआ डेटा है वो वाला डेटा भी यहाँ पे मौजूद है। तो जब भी हम इसको कोई क्यूरी देते हैं तो इसके पास तीन सोर्सेज से डेटा आता है। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस से, लाइव सर्च से और एलएलएम से। और फिर ये उसको हमें उसका आंसर हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हमने उसको कोई क्यूरी दी, ठीक है, वो एम्बेडिंग मॉडल की तरफ गई, उस क्यूरी को उसने अपने अकॉर्डिंगली समझा, यानी कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसने उसका जवाब ढूंढा कि कहाँ से मुझे कोई आंसर और बेटर आंसर मिल सकता है मेरे वेक्टर डेटाबेस के अंदर, यानी कि एम्बेडिंग प्रोसेस के थ्रू, या लाइव सर्च पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि सर्च इंजन के ऊपर, या फिर एलएलएम मॉडल्स में जो ऑलरेडी एक डेटाबेस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेटाबेस बना के ट्रेन करवा के उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो तीनों जगह सर्च करता है और फिर समटाइम इनको कंबाइन करके भी एक हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो रैग मॉडल्स होते हैं इनके आंसर और भी ज्यादा क्विक और ज्यादा बेटर होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप देखें कि ऐसा एक आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जो परप्लेक्सिटी है इसके आंसर ज्यादा अच्छे होते हैं, इसमें ज्यादा वैरायटी होती है, यही ज्यादा क्विक होता है। तो वो इसलिए क्योंकि वो, उनके पास तीन सोर्सेज हैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करने की। क्लियर है यहाँ तक सबको रैग मॉडल? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम जी। सलाम। मिस थोड़ा सा रिवाइज कर दें इस रैक मॉडल को अच्छा, प्लीज। रिपीट कर दूं। बेसिकली सिंपल इसको इतना समझें कि जो रैग मॉडल होता है ना वो तीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है। एक
वेक्टर डेटाबेस के ऊपर, यानी कि जब भी हम उसे कोई टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट या कोई इमेज फाइल कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है अपने कोड्स के अंदर, यानी कि उसकी वेक्टर एम्बेडिंग करता है। जैसे हमने कल देखा था कि अगर फ्लावर है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसका एक कोड असाइन कर देगा, तो इस तरह से वो सारे कोड असाइन करके और फिर उनके कोड से नियरेस्ट जो भी फाइल्स होती हैं उनकी एक कंपाइलेशन बना लेता है, जो ज्यादा यूज होती हैं साथ साथ, जैसे फ्लावर के साथ फ्रेग्रेंस यूज हो रहा है या स्मेल यूज हो रहा है, इस तरह से, और अपना एक वेक्टर का डेटाबेस क्रिएट कर लेता है। दूसरा उसके पास लाइव सर्च होती है, यानी कि ये हमारे सर्च इंजन है, वो बिल्कुल बाहर जाता है और सर्च इंजन से सर्च करता है चीजें, हमारे सवाल के जवाब जो भी हमने क्यूरी किए ना। अच्छा, इसके अंदर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसको हम क्यूरी ही कहते हैं, तो ओवरऑल दी प्रोसेस हम इसे यही कहेंगे कि यूजर की क्यूरी क्या थी, यूजर ने क्या क्यूरी की, इस तरह से हम बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया, या कोई वर्ड लिखा या सवाल पूछा, हम ये नहीं बोलते, हम क्यूरी कहते हैं कि क्यूरी की। ठीक है, तो वो एक वेक्टर डेटाबेस उसने बना पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है फौरन। ठीक है, एक ऑलरेडी बहुत सारा तो उसके पास डेटा ऑलरेडी होगा क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं उसको, और उसकी प्री ट्रेनिंग भी हो चुकी है। एक लाइव सर्च के ऊपर वो जाके सर्च करता है, और उसके पास, जैसे हमने एलएलएम मॉडल देखे थे कि एलएलएम मॉडल के अंदर वो किस तरीके से वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, तो ये ऑलरेडी बने बनाए किसी का एलएलएम यूज कर रहा होगा, किसी का बना बनाया सर्च, लाइव सर्च यूज कर रहा होगा, और अपना जो इसका पर्सनल है वो उसका वेक्टर डेटा है। ठीक है, तो ये हमें जवाब ज्यादा बेटर और क्विक इसलिए दे पाते हैं क्योंकि ये अपने डेटाबेस से तो वो सवाल का जवाब बना ही रहे होते हैं, साथ साथ ये लाइव सर्च भी करते हैं एक साथ। और ये किसी का लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो सकता है कि ये किसी किसी का चैट जीपीटी या जीपीटी का ही कोई एलएलएम यूज कर रहे हो, या किसी और को पायलट का यूज कर रहे हो, या जेमिनाई का यूज कर रहे हो, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये इंटरनल होता है, ये इनका इनका किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो किसी का एलएलएम भी यूज कर रहे हैं, ये लाइव सर्च भी यूज कर रहे हैं, और अपना वेक्टर डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं, और उन तीनों की बेसिस के ऊपर एक हमें फाइनल आंसर प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे जो हमें आंसर मिलता है वो क्विक और ज्यादा रिफाइन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एडवांस मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जनरेटिव इंटेलिजेंस का। मिस थोड़ा एग्जांपल दे के आप बता सकती हैं कुछ, जैसे थोड़ा क्लियर हो जाए। हम्म, किस तरह के एग्जाम्पल? अब मैं मॉडल्स के देखिए पीछे की वर्किंग के एग्जाम्पल नहीं दे सकती आपको, मैं ये बता सकती हूँ कि रैग मॉडल जो है वो परप्लेक्सिटी यूज कर रहा मिस रियल लाइफ एग्जांपल जैसे। है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, सो हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमने, मैं एक शीट बना लेती हूँ, शीट के ऊपर समझाती हूँ जैसे आप लोगों को कल मैंने बताई थी कुछ चीजें। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे GPT-4 है, और GPT-4 का एक अपना एलएलएम है। ठीक है, समझ में आ रहा है GPT-4 का एलएलएम कैसे काम करता है? ये तो हमें पता ही है। किसकी बेसिस पर? प्रिडिक्शन की बेसिस पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी चेक करता है कैलकुलेशंस करके। और उसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा सेव है, तो अब उसको बार बार कैलकुलेशन उसकी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन हमारे पास हम कंसिडर कर रहे हैं कि गूगल का है। ठीक है, और एक हमारे पास ये रैग मॉडल है, या फिर हम कहेंगे कि वेक्टर एम्बेडिंग का मेथड है, जो हमने कल देखा था कि किस तरीके से जब हम कोई कमांड देते हैं तो वो उसको कोड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे 10925, ये कोड हो गया हमारे पास डॉक्टर का। या चलें शूज रख लेते हैं, हमने फ्लावर की एग्जाम्पल ली थी तो हम फ्लावर रख। ठीक है, सो अब और ये तीनों चीजें जो यूज कर रहा है मॉडल, उसे हम कहेंगे रैग मॉडल। ठीक है, वो एक साथ यूज कर रहा है वेक्टर एम्बेडिंग, यानी कि जीपीटी। अब हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि कौन सा इनकी जो अलायंसेस हैं या जो इनकी कोऑर्डिनेशन है वो किसके साथ है। अब कोई पर्सन आता है और वो गूगल पे कुछ सर्च करता है, गूगल उसको आंसर अपने सर्च इंजन के थ्रू ही देगा। ठीक है, जो उसके पास इंडेक्स में जो डेटाबेस है पूरा उसके बेसिस के ऊपर देगा। मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ बेस्ट शूज इन कराची। ठीक है, बेस्ट शूज शॉप इन कराची। अब मैंने ये क्यूरी की, एक यूजर ने आके ये क्यूरी की, ठीक है, गूगल के ऊपर, तो गूगल कहाँ से उसको आंसर देगा? आप लोग बताएं कहाँ से आंसर देगा उसको? अपने इस डेटाबेस से।
इस डेटाबेस के प्रोसेस के ऊपर देगा ना वो आंसर उसको। क्लियर है? अच्छा, अगर अब वो यहाँ पर आता है जीपीटी के पास और यही सवाल पूछता है उससे, तो जीपीटी के बेसिस के ऊपर जीपीटी के पास जो भी डेटा है अवेलेबल, और जो उसका हमने एक मॉडल पढ़ा था कि ये किस तरीके से प्रिडिक्शन के ऊपर काम करता है और लाइव वेब को भी सर्च करता है, तो या तो वो अपने एलएलएम की प्रिडिक्शन के बेसिस के ऊपर हमें आंसर करेगा, ठीक है, या फिर जाके सर्च इंजन को सर्च करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग से रिलेटेड कोई मॉडल है, जैसे कि हम लोग इमेजेस वाले जो मॉडल है ना हमारे पास, मिड जर्नी वगैरह, उससे हम कोई टेक्स्ट बनवा लेते हैं। हमने उसको कोई इमेज दिया, हमने उसको शूज का इमेज दिया और उसको कहा कि भाई आप इसको कुछ भी इसका कलर चेंज कर दें। तो अगर कोई वेक्टर एम्बेडिंग वाला मॉडल है, मिड जर्नी है जैसे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ओके शूज का कोड क्या है और उससे रिलेटेड क्या जो चीज होती है वो कैसी होती है, वो उनको मिक्स एंड मैच करके कंपाइल करके आपको कोई आंसर दे देगा या कुछ कुछ बनाकर दे देगा। ठीक है, या फिर अगर आपने सेम सवाल ही पूछा है तो। लेकिन जो रैग मॉडल होता है वो ये सारी चीजें यूज करेगा, उसके पास ये सब है। सबसे उसका मेन फंक्शन है वो वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के लिए ही यूज नहीं करता वेक्टर एम्बेडिंग, बल्कि टेक्स्ट के लिए भी यूज करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट के लिए कैसे यूज करता है, फ्लावर की प्रॉपर्टीज देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली कोड देखेगा और उससे रिलेटेड जो भी उससे नेक्स्ट आने वाले वर्ड्स होंगे उनको देखेगा। तो जब हम जाके रैग मॉडल पे कोई क्वेरी करेंगे, तो उसके पास कोई एलएलएम भी होगा, उसके पास कोई सर्च इंजन भी होगा और उसके पास कोई वेक्टर एम्बेडिंग का डेटाबेस भी होगा। और वो मिस तीन रैग मॉडल की सर्च कोई करेंगे। एग्जांपल है, कोई हाँ, सर्च इंजन परप्लेक्सिटी है। से? परप्लेक्सिटी है ना। तो मिस इस कंटेंट क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होती है? कंटेंट क्वालिटी इसीलिए रैग मॉडल की सबसे ज्यादा अच्छी होती है, ओके। इसलिए क्योंकि वो मल्टीपल मल्टीपल मॉडल्स बैकग्राउंड में यूज कर रहा था, और उसका जो मेन फोकस होता है, इसका फोकस ज्यादा इस पे है, वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर। उसके बाद फिर ये सर्च इंजन भी देखता है, यानी कि लाइव सर्चेस भी करता है, और एलएलएम भी सर्च करता है, यानी कि एलएलएम के लिए तो उसने किसी न किसी के साथ एक कोलैबोरेशन की होगी कि हम आपका एलएलएम यूज करेंगे, अपना नहीं यूज कर रहे होते, अपना इनका वेक्टर एम्बेडिंग का सिस्टम होता है। और सर्च इंजन तो लाइव सर्च तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, वो गूगल से भी कर सकते हैं और किसी भी सर्च इंजन से कर सकते हैं लाइव सर्च। तो उनका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट और बहुत क्विक होता है कि एक सवाल के जवाब के लिए वो तीन जगह से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसकी बेसिस पर उसको मिक्स एंड मैच करके कंपाइल करके हमें बेस्ट आंसर दे रहे होते हैं। तो क्विक भी ज्यादा होता है और उसका रिजल्ट भी ज्यादा बेटर होता है। जो हम लोग देखते हैं ना आजकल की ये एआई जनरेटिव इंजन से भी एक आगे का वर्जन है और अभी इतना फेमस नहीं है, इतना यूज में नहीं है। ठीक है, यानी कि लोगों को नॉर्मली प्लेगरिज्म होती है? नहीं, प्लेजरिज्म बहुत कम आता है इसके। देखिए, प्लेजरिज्म की अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर थ्री वर्ड सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं ना, थ्री वर्ड्स इन सीक्वेंस आ रहे हैं और वो थ्री वर्ड सेम सीक्वेंस के साथ कहीं मैच हो गए, और उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है, यानी कि एक बार मैच हुआ है, दो बार, तीन बार, चार चार जगह से मैच हो गए, पांच जगह से मैच हो गए, तो वो उससे क्या होता है, वो उसका एक ग्रेड देता है कि ये 0.5% मैच है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि सर्च इंजन के ऊपर तो ऑलरेडी बना बनाया डेटा नहीं होता, जैसे व्हाट इज फ्लावर या फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो तीन वर्ड्स एक जैसे हैं, अगर ये तीन वर्ड्स एक जैसे ही उसको पांच जगह, छह सात आठ सोर्सेज पे सेम इसी सीक्वेंस में लिखे हुए मिल गए, तो वो उसको प्लेज काउंट करता है कि ऑलरेडी कहीं से आया हुआ प्लेज, मतलब ऑलरेडी कहीं यूज हो रहा है। तो इसीलिए जो जैसे में अगर हमने एक जैसे आपने डेफिनेशन बताई थी कि राइट एन ऐसे ऑन अ फ्लावर, तो अगर हम ये अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको लिख लेते हैं, तो हम्म, इसको ऑलरेडी पहले ही किसी ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा हो तो फिर ये रेफरेंस भी शो करता है साथ में। उसने रेफरेंस तो वो देता है, लेकिन उसने एग्जैक्टली सेम मैच नहीं बनाया होगा ना, उसने थोड़ा ऐसे और तो वो ये डिफरेंट भी होगा। शो करता है कि भाई इस प्लेटफॉर्म से 37% यहाँ से भी लिया गया आंसर, हम्म, 40% वहां से लिया गया, हाँ, 60% यहाँ से लिया गया, ये सारी चीजें वो शो कर रहा होता है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही थोड़ा है। सा कंफ्यूज। देखें, प्लेजरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, जब हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं ना, अगर आपको पता हो प्लेजरिज्म का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है। प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर जो है ना, वो तीन वर्ड्स अगर सेम सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रहे हैं ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म से,
तो वो बताता है कि ये जो है ना प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से लिया गया है कंटेंट, और इसके ऊपर इतना प्लेजरिज्म आ रहा है, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर काउंट करता है, जितना बड़ा बड़ा, मतलब 3 वर्ड से ज्यादा 5 वर्ड, 6 वर्ड, पूरा सेंटेंस ही कॉपी है, और वो पूरा सेंटेंस मल्टीपल जगह पे यूज हुआ है, तो वो प्लेज काउंट करेगा उसको। अब आपको मैंने बताया था कि एलएलएम कैसे काम करता है। एलएलएम प्रिडिक्शन ही तो करता है कि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। इसका मतलब है कि इंटरनेट पे ऑलरेडी वाइडली अवेलेबल है, इसलिए जो हमारे जीपीटी टाइप के मॉडल्स हैं ना, इस पे फौरन प्लेज आ जाता है, इसलिए प्लेजरिज्म इसके ऊपर आ जाता है। तो प्लेजरिज्म का ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना इस तरह का कि प्लेजरिज्म नहीं आए, तो उसके अंदर जो बिल्कुल एक कॉमन सेंटेंसेस होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उन्हें चेंज कर दिया करें। ठीक है। रेग मॉडल में प्लेजरिज्म इसलिए कम आता है क्योंकि ये सिर्फ प्रिडिक्शन मतलब नहीं एक कराता है सेंटेंस इसके को बाद। रिफ्रेश करना है। बिल्कुल, जो बहुत वाइडली यूज होते हैं ना, जो सेंटेंसेस, वो यूज ना करें, उस अच्छा पे मिस, फोकस कुछ करें। वेबसाइट पे जब हम प्लेगरिज्म वगैरह चेक कर रहे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जब यूज कर रहे होते हैं, जी। जैसे पेपर रोल वगैरह है, तो वहां पर जो है प्लेगरिज्म का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा दिखा रहे होते हैं कंपैरेटिवली। जब हम किसी और वेबसाइट या दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें बता रहे थे कि 100% यूनिकनेस, जबकि ऐसा नहीं है। जब ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों, देखिए, क्या हंड्रेड वजह? परसेंट यूनिकनेस तो आप कभी आती ही नहीं है टेक्स्ट के अंदर। अब अगर लिखा हुआ है कि फ्लावर इज ब्यूटीफुल, और हमें लिखना ही हर हाल में फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो इस तो नहीं हटाएंगे ना हम कोई भी जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनको तो आप सेम ही यूज करेंगे ना, सेम ही वे में। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि 100% यूनिक हो जाएगा आपका कंटेंट। ग्रामर के रूल्स को तो आपको फॉलो करना है ना इंग्लिश सही लिखने के लिए, तो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लेज हमारा आ ही जाता है। ठीक है। और जो ऑथेंटिक होते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो पेड होते हैं, हम तो ज्यादातर टर्निटी में यूज करते हैं जो एचएससी प्रोवाइड करता है। बाकी ये जो ऑनलाइन होते हैं, ये इतने फेक होते हैं ये ज्यादातर, ये प्रॉपरली मिस चेक नहीं अगर करते। हम लोग कोई हम्म। कंटेंट के साथ उसका लिंक डाल देते हैं तो फिर तो प्लेजरिज्म काउंट नहीं होता ना। हाँ, रेफरेंस होता है ना बेसिकली वो, लेकिन रेफरेंस को भी आपने एग्जैक्ट एज इट इज, या तो आप कोटेशन मार्क में लिखें कि मैंने एग्जैक्ट सेंटेंस पिक किया है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा हम्म। रिफ्रेश करना जरूरी होता है। ओके। ठीक है। तो आई होप कि रेग मॉडल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों को थोड़ी सी। ठीक है। बहुत ज्यादा हम इसको साइंटिफिकली नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी नहीं है, आप लोगों का बैकग्राउंड भी नहीं होगा इस तरह का, और अगर हम ये चीजें पढ़ने बैठेंगे लाइक मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो हमारा ग्राफ डिजिटल मार्केटिंग रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया हमारा मॉडल्स, यानी कि जनरेटिव इंजन्स की वर्किंग, सर्च इंजन की वर्किंग, या फिर रैग मॉडल्स की वर्किंग। जो सेकंड चीज हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ कीवर्ड्स पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स जो हैं वो ढूंढ कहाँ सकते हैं, कहाँ से हम मिल सकते हैं कीवर्ड्स अपना कंटेंट डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, जल्दी से कौन बताएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सही तरीके से कौन मिस, समझ सकता है कीवर्ड्स जब कीवर्ड्स। हम सर्च करते हैं तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे है ना जो कीवर्ड्स बनाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे ये आजकल के टिकटॉकर वगैरह बनाते हैं वो करने के लिए टॉप ट्रेंडिंग, हम्म। ऐसा है? हाँ, ऐसा है। वो जो या फिर हम सॉफ्टवेयर खुद होते से हैं वो बनाते हैं? बेसिकली आपको ट्रेंड ही बता रहे होते हैं कि आजकल ज्यादा ट्रेंड पे क्या चल रहा सही। मैंने है। अभी। कुछ टाइम पहले पिंटरेस्ट पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी, और वो हम्म। मतलब वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना, तो मैंने उसके लिए जो मतलब कुछ कीवर्ड्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज किया था, और वो इंस्टेंटली बना दे रहे थे। तो इज इट बेटर वे, या फिर हम खुद से जनरेट करेंगे नहीं, इस कीवर्ड्स जो कोर्स है में? ना वो आपका, कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझे। कीवर्ड जो है ना कॉमन सेंस वाली बात है। एक आपने इडियम सुना होगा कि टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि हर जगह ये बात हो रही है। तो बेसिकली जब कोई बात हर जगह हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रेंड है। ठीक है। तो वो बात करने के लिए हम जब बात करते हैं तो हम अल्फाज यूज करते हैं कुछ, उसी से पता चलता है ना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे वर्ड से पता चलता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बेस करता है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में हैं, आप फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, कॉमर्स की इंडस्ट्री में हैं, तो वहां पर क्या, किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से लोग सर्चिंग करते हैं, वहां पे क्या लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, किस तरह के अल्फाज यूज करते हैं वो लोग।
ठीक है, जैसे कि हम प्रोफेशनल क्लास में बात टर्म्स। कर रहे थे। अस्सलाम ले- वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम आई ऑडिबल? जी जी। लाइक एज मतलब लाइक एज प्रोफेशनल टर्म फॉर हाँ फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए। हाँ, अच्छा, मैंने शायद आप मेरा लोगों को क्वेश्चन है, जी जी पूछें। कीवर्ड्स जो हैं वो जो जैसे एक ब्रांड का स्लोगन होता है, तो कीवर्ड्स आर टोटली डिफरेंशिएट फ्रॉम द स्लोगन ऑफ दैट ब्रांड। नहीं, ये डिपेंड करता है। अब कीवर्ड को अगर आप समझें तो इस तरह से समझेंगे कि अगर मुझे भूख लगी है और मुझे पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है और मैं इंटरनेट पे जाके सर्च करूंगी तो मैं क्या लिख के सर्च करूंगी? पिज्जा या ऑन अवेलेबल नियर मी या व्हाटएवर। हाँ। अच्छा, अगर मुझे शूज परचेज करने हैं और मुझे शूज परचेज करना है ऑनलाइन, तो मैं इंटरनेट पे जाके क्या लिखूंगी? अपनी मतलब कैटेगरी है, लाइक जैसे कैटेगरी ऑफ शूज एंड मिस फॉर बेस्ट शूज फीमेल लिखेंगे। इन योर लोकेशन। हम्म। बेस्ट शूज के हिसाब से बेस्ट हम शूज हम्म। लिखें, जब कुछ हाँ। तो टॉप अब देखें। टॉप शूज बेस्ट शूज इस तरह से हम मतलब सर्च करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपको किसी ने बताया है? आपको किसी टूल ने बताया है कि आप शूज लिख के सर्च करें अगर आपको शूज चाहिए? तो नहीं ना, ये आपकी अपनी पर्सनल नहीं, लॉजिकल। लैंग्वेज है ना, अपनी लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, अगर एग्जैक्टली। मैं किसी ऐसे एरिया के अंदर रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसे एरिया में रहती हूँ या मेरी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें मैं शूज नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ जूते। ठीक है, तो मैं जूते ही लिख के सर्च करूंगी ना। मुझे शूज आता ही नहीं बोलना, मुझे इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यही लिख के सर्च करूंगी कि मुझे जूते चाहिए, तो मैं यही लिख के सर्च करूंगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो सर्विस आप सेल कर रहे हो, उसको लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सही। किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उस पब्लिक प्रोडक्ट को मतलब लोग क्या पब्लिक बोलते हैं। पर्सपेक्टिव। जी पब्लिक पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। बिल्कुल, लोग हमारे प्रोडक्ट को कैसे ढूंढेंगे, क्या लिख के ढूंढेंगे? जो लोग बोलते हैं ना हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो बात करते हैं, अब जैसे आपने बेस्ट भी बोला, तो बेस्ट भी एक कीवर्ड हो गया। यानी कि लोग क्या लिख के सर्च करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हम वही वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल। अब मैं आपको थोड़े टाइप्स बताऊंगी ना, तो आप लोगों को और ओके, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। अच्छा, जज़ाकल्लाह। फर्स्ट हमारे पास टाइप है प्राइमरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो जो आपके बिजनेस के बारे में बताएं, जिससे को बोलते ही समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में। अब ऐसा बताएं, आपका एक स्टोर है, ई कॉमर्स का स्टोर है, और उसके ऊपर आप लोग क्या सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप वुमेन्स क्लोथ्स सेल कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से अल्फाज होंगे जिसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है? क्या, कौन सा वर्ड होगा ऐसा? भाई, अगर आप लोगों का एक सॉरी, ई कॉमर्स का सॉरी। स्टोर है जी जी। और उसके ऊपर आप एक वुमेन क्लोथ सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसा कौन से हम्म। वर्ड है जिसको आप बोलेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस? क्लोथिंग या क्लोथिंग। फेमिनाइन, जब जब विमेन का है तो फिर कुछ फेमिनिन वर्ड भी यूज करना पड़ेगा। ठीक थोड़ा है, कुछ सा भी मतलब ऐसा। सवाल को रिपीट कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स का आपका एक स्टोर है और उसके ऊपर आप वुमेन्स के क्लोथ सेल करती हैं, तो ऐसा कौन से अल्फाज होंगे जिनको बोलते ही हमें समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है? वुमेन क्लॉथ्स, हाँ, फीमेल। वुमेन क्लोथ्स। हाँ, अब बताएं, ये कीवर्ड्स हैं, आपने कहीं से सर्च किया, इसको ढूंढा? ये वो प्राइमरी नहीं, कीवर्ड्स होते लॉजिकली। हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपका बिजनेस या प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि जब तक किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, वो कैसे सर्च करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा? आपने देखा था ना, सर्च इंजन क्या करता है? सबसे पहले कैटेगराइज करता है ना चीजों को, इंडेक्सिंग करता है उनकी, कि ओके ये इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा। उसको कैटेगरी कैसे पता चलेगी कि बिजनेस की कैटेगरी क्या है? ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके बिजनेस को डिफाइन करे, इसके अंदर कहीं हम ये नहीं देखेंगे कि कॉम्पिटिटर क्या यूज कर रहे हैं या फिर हम कोई टूल यूज करने बैठ जाएंगे, नहीं। सबसे पहले तो वो अल्फाज जो आपके बिजनेस को और आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करें, वो वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्लियर है? और आप अगर बस ऑनलाइन सेल करती हैं तो आप उसमें ये भी लिखेंगे कि ऑनलाइन वुमेन्स क्लोथिंग
इस तरह से। तो ऑनलाइन का वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, वो भी प्राइमरी है, क्योंकि आपके बिजनेस को डिफाइन कर रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है। जी क्या पूछ रही हैं? बस शॉर्ट की मतलब ये प्राइमरी कीवर्ड्स मतलब शॉर्ट कीवर्ड्स या मेन कीवर्ड्स? नहीं नहीं, इसके अंदर अभी सिर्फ इसकी कैटेगरी को आप इस तरह से शॉर्ट या लॉन्ग या इस तरह से नहीं समझे। आप सिर्फ ये समझेंगे जो भी वर्ड्स आपके बिजनेस को डिफाइन कर रहे हैं वो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उनको यूज नहीं करेंगे तो सर्च इंजन क्या करेगा, उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं करेगा। और इंडेक्सिंग मीन्स प्रॉपर इट मे बी टू वर्ड्स और थ्री वर्ड्स और अ सेंटेंस। सेंटेंस एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। एक से ज्यादा भी हो सकता है, ओके। एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। प्रॉपर डिफाइन करें जो आप। अब जैसे ऑनलाइन वुमेन क्लोथिंग, ये इन पाकिस्तान या इन कराची, अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन पे सेल कर रहे हैं तो ये सब प्राइमरी कीवर्ड्स हैं आपके, क्योंकि पूरा डिफाइन करें आपके बिजनेस को कि ऑनलाइन है, वुमेन्स के लिए है, क्लोथिंग का बिजनेस है, कराची में अवेलेबल है। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज मिस होगी तो आपका बिजनेस समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कराची मिस किया तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये वर्ल्ड वाइड है या पाकिस्तान में अवेलेबल है नहीं है, कराची में अवेलेबल है नहीं है। अगर आपने वुमेन मिस किया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्लोथिंग किसके लिए है। और अगर आपने क्लोथिंग मिस किया तो हमें प्रोडक्ट ही नहीं पता चलेगा कि वुमेन्स के लिए आप सेल क्या कर रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये स्टोर ऑनलाइन है या ऑन साइट है। ठीक है, तो मिस बिजनेस हम को कितने प्रॉपरली कीवर्ड्स डिफाइन करें। कर सकते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई साइंटिफिक रूल नहीं है इसका कि हम मिनिमम और मैक्सिमम इतना यूज कर सकते हैं और इतना नहीं। ठीक है। जितना हम यूज करेंगे उतनी कस्टमर्स की आउटरीच होगी। नहीं, ये जो नंबर्स वाला है ना, ये इतना नहीं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए। जब हम कंटेंट लिखते हैं ना अपनी वेबसाइट का, या हम पोस्ट लगा रहे हैं तो ठीक उसके है। ऊपर जो डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपके वर्ड्स जो है ना वो ऑर्गेनिकली नेचुरल वे में यूज होने चाहिए, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी वुमेन क्लोथिंग का स्टोर है, मेरे वुमेन क्लोथिंग के स्टोर पे आप विजिट करें, मेरे वुमेन क्लोथिंग के स्टोर पे सेल लगी हुई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ मैं स्टफिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम नेचुरल बात करते हैं ना, जो मेरा वुमेन क्लोथिंग का स्टोर है उसमें हम देन आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो देखना पड़ता है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसके अंदर नेचुरल वे में यूज है। ठीक है, कोई कोई नंबर काउंट स्पेसिफिक इस तरह की चीज नहीं होती। जितना नेचुरल आपका कंटेंट होता है ना उतना अच्छा ऑप्टिमाइज होता है। क्लियर? सही। जी मिस। चलें, प्राइमरी कीवर्ड क्लियर है सबको? अच्छा, जी। अभी 8 मिनट हैं, चलो मैं सेकेंडरी कीवर्ड भी बता दूं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जिसने आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कस्टमर को भी और सर्च इंजन को भी कि आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। ऑल्सो बट नॉट इम्पोर्टेंट एज प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, जैसे प्राइमरी कीवर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको आपकी कुछ ऑफरिंग बता रहे होते हैं। ये एक्चुअल में आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि अगर आपके पास सेल लगी हुई है तो अप टू 50% ऑफ जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड होगा। किस चीज को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आप वुमेन क्लोथिंग में की बात करें तो आप बताते हैं कि हमारी जो स्पेशलिटी है वो कॉटन में है या लॉन में है या लग्जरी प्रेट के अंदर है। तो आप जो दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं लग्जरी प्रेट या फिर आप यूज कर रहे हैं कॉटन या लॉन, तो वो बेसिकली क्वालिटीज बता रहा है। ठीक है, आपकी या फिर कोई ऑफर बता रहा है कि या इस पे सेल लगी है, विंटर सेल लगी हुई है, या तो ऑफरिंग बता रहा होगा कोई, या फिर आपकी क्वालिटीज बता रहा है। तो मोस्टली हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये नाउन है। अगर प्राइमरी कीवर्ड आपके बिजनेस का नाउन तो वो होता है ना जो आपके आपका नाम हम्म। यानी कि बता रहा हो नेचर क्या है इस प्रोडक्ट की या तो ये सर्विस की, तो ये तो एडजेक्टिव इसको है। हम एडजेक्टिव कंसिडर करेंगे बिल्कुल। जो जो दो क्वालिटीज बताए कि जो हम्म, एम्फेसाइज कर रहे हैं। जी, आप क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप क्या सेल करना चाह रहे हैं। देखिए कपड़े तो सभी बेच रहे हैं, आपके पास ऐसी क्या खास चीज है जो आपसे परचेज करें, तो वो एडजेक्टिव है। आप क्या क्वालिटीज दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इन दोनों की का डिफरेंस? यस। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इसमें अंदर हम डिफरेंस, इसके अंदर जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, ऐसा नहीं है कि ये टाइप अलोन चलती हो। प्राइमरी कीवर्ड ना इसमें बहुत सारे टाइप्स में फॉल करेगा, सेकेंडरी कीवर्ड भी बहुत सारे टाइप्स में फॉल करेगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप भी करते हैं, एक दूसरे के अंदर फॉल भी करेंगे। ये कौन व्हाइट बोर्ड यूज करने की कोशिश कर रहा है क्लास में?
ठीक है, तो अब दूसरी चीज जो थर्ड टाइप होती है, ये आप कहें कि आपको एज अ मार्केटर ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। इसके लिए मैं एक और शीट बना लेती हूँ ताकि आप लोगों ने सुना होगा इस तरह की चीजों के बारे में। जब कभी आप लोगों ने एसईओ के बारे में सुना होगा कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं या आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, क्या समझ में आ रहा है इससे? ये लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हम्म, ठीक है। तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का मतलब ये होता है, नॉर्मली जो नॉन मार्केटिंग या नॉन एसईओ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर मोर देन 3 वर्ड्स हैं, यानी कि पूरा एक फ्रेज है। अब आपका वो फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। फ्रेज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस तो पता है आप लोगों को? पता है फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस? Phrase com phrase comprises of 3 words minimum, 2 to 3 words or 4 words. Sentence is a proper combination of हम्म, collection of words जिसमें हाँ 10 12 more than words भी आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे सेंटेंस का मतलब ये होता है जो पूरी बात विद हेल्पिंग वर्ब आपको डिलीवर करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब हो, वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब हो, यानी कि आपका टेंस यानी कि जमाना भी डिफाइन कर रहा हो। और जो फ्रेज होता है ना, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब में से कुछ मिसिंग भी हो, जिसमें हम जैसे नॉर्मली हम अपने टैगलाइंस बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें बनाते हैं ना, उसमें कोई कोई ग्रामर नहीं होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब सब चीजें हो। तो इस तरह की जो चीज होती है वो कुछ आपको मीनिंग भी दे रही होती है, बट वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो फ्रेज होता है। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या, जो लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से करवाना भी ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें 3 से ज्यादा अल्फाज हों, और शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जिसमें 3 से कम अल्फाज हों। यानी कि इसमें 3 या मोर देन 3 होंगे तो लॉन्ग टेल, और अगर शॉर्ट टेल होगा तो लेस देन 3 वर्ड्स होंगे, यानी कि 1 या 2 वर्ड होगा। लेकिन ये डेफिनेशन 99% वर्ड्स के ऊपर सही उतरती है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। लॉन्ग टेल का मतलब होता है मोर स्पेसिफिक। ठीक है, मोर स्पेसिफिक का मतलब ये कि बहुत ज्यादा ही डिफाइन कर दिया किसी चीज को, स्पेसिफिक स्पेसिफिक करते गए। अभी मैं आपको बताती हूँ उसकी एक एग्जांपल देके। और शॉर्ट टेल का मतलब होता है जेनेरिक। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लावर, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं, फ्लावर भी नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं रोज। ठीक है, तो ये क्या वर्ड है? जेनेरिक। रोज कितने कलर्स में अवेलेबल होता है? ठीक है, तो कौन सा वाला रोज? जर्नल वर्ड है बिल्कुल। और किस कलर का रोज? इंग्लिश रोज, देसी, येलो, ब्लू, ब्लैक, कौन सा? रेड, कौन सा रोज? और रोज क्या, रोज कोई मेकअप ब्रांड भी तो हो सकता है ना, रोज कोई परफ्यूम का नाम भी हो सकता है, रोज किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, रोज किसी जगह का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या जी। रोज, समझ में आ रहा? जेनेरिक है ये। चलें इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं, रोज फ्लावर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि रोज एक फूल, तो वो फूल कौन सा? ठीक है, यानी कि किस कलर में आपको रिक्वायर्ड है, क्या है, समझ में, मतलब जनरल वर्ड है, जेनेरिक वर्ड्स कहलाता है। लेकिन जैसे ही इसमें थर्ड वर्ड ऐड हुआ, रेड रोज फ्लावर, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो अगर अगर अब इसमें आप जितने भी वर्ड्स ऐड करते जाएंगे फर्दर स्पेसिफिक होता जाएगा। रेड रोज फ्लावर परफ्यूम, और जेनेरिक हो गया। तो ये हम रेड रोज फ्लावर परफ्यूम की बात करें, हमें परफ्यूम चाहिए जो जिसकी फ्रेग्रेंस है वो रेड रोज फ्लावर वाली हो। जितना ज्यादा आप इसमें वर्ड ऐड करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हम लिख देते हैं 30 ml बाय जे डॉट। जितने ज्यादा वर्ड्स आप इसमें यूज करते जाएंगे, इसकी टेल यानी कि इसको लॉन्ग टेल इसलिए कहते हैं, इसमें वर्ड्स यूज होते जितने ऐड होते जाएंगे उतना स्पेसिफिक होता जाएगा। पहले सिर्फ ये रोज फ्लावर था तो ये जेनेरिक था, फिर हमने बताया कि ये रेड होना चाहिए, परफ्यूम हो, 30 ml की बॉटल हो, जे बाय जे डॉट, और इसके अंदर अगर आप कोई नाम भी लिख दें, तो जितने ज्यादा मैं वर्ड यूज कर रही हूँ उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है? जेनेरिक होता जा रहा है।
तो स्पेसिफिक होता जा रहा है, और जितने कम वर्ड्स हैं उतना जेनेरिक है नाम। तो बेसिकली लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का मतलब ये होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस जी। मिस। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, एज ए एसईओ एक्सपर्ट, एज अ डिजिटल मार्केटर, आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन नहीं बतानी किसी को भी। ये डेफिनेशन उन लोगों के लिए होती है जो नॉन मार्केटिंग लोग होते हैं। जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो एसईओ स्पेशलिस्ट है, उनको पता होता है कि इसका मतलब है स्पेसिफिक और इसका मतलब है जेनेरिक। क्लियर? यस मिस। चले, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ क्योंकि ये खुद ही बंद हो जाएगी, और फिर मैं न्यू लिंक दे रही हूँ आप लोगों को, फिर हम फर्दर टाइप्स देखेंगे।